students, how are you all? I hope you all must be fine. Students, today we will be studying about history. How we have came into 21st century. We all have read about the early men's. Okay? So Indian history can be divided into three parts. Ancient history, medieval history and the modern history. Okay? And slowly and steadily we will be studying about all the three histories. And first we are going to begin with the ancient history. Ancient history, from the beginning, if we say that it can be said as prehistory and a history. Prehistory means the history which does not have any evidences, any proof, any authentic research or authentic materials are not being provided. So it is known as prehistory. In this history, mainly the history of early man is being discussed. We all know that slowly and steadily we have grown from early man. Okay. Earlier we means our ancestors used to be traveling on their foots and their limbs also, just like monkeys and other wild animals. They don't have any permanent places to live in. They don't know how to cultivate crops. Neither industrialization, nothing has been taken place. It was just roaming about here and there in the search of food and shelter. Okay. So this was the story of early man, which slowly and steadily has grown up, and it has taken thousands of years from that early men to today's modern or the smart men who can understand and think everything. Okay, तो ये जो प्री हिस्ट्री है वो बात करती है अर्ली मैन्स की, जिसके पास हमारे पास इसका कोई भी साक्ष्य नहीं है, प्रूफ नहीं है, कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिसके बेसिस पे हम ये कह सके कि ये यहाँ पे हुआ होगा. क्यों? क्योंकि उस टाइम की हिस्ट्री अर्ली मैन्स की थी. बहुत सालों की बात है जब अर्ली मैन्स यहाँ पे स्टार्ट रहा करते थे, तो उनके पास कोई सेट टाउन्स या घर, कॉलोनी इस टाइप की कुछ नहीं थी. उनका लिविंग एग्रीकल्चर पे भी डिपेंडेंट नहीं थे. वो कुछ भी नहीं जानते थे. बिल्कुल एक नोमैडिक लाइफ जो होती है, बिल्कुल जानवरों के जैसे इधर से उधर बिल्कुल विचरण करते रहना. दे नाइदर डू हैव एनी सिविलाइज्ड लाइफ, कुछ भी नहीं था. बिल्कुल जानवरों ऐसी लाइफ थी. लेकिन धीरे धीरे स्लोली एंड स्टडली वो ग्रो होती गई और आज की ह्यूमन बींग्स में ट्रांसफॉर्म हुई. ठीक है, तो उस टाइप की जो हिस्ट्री थी वहां की हमारे पास कोई भी ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है. उसको हम कंसिडर करते हैं प्री हिस्ट्री में. अब उस वहां की हिस्ट्री के बारे में हमें कैसे पता चला? फ्रॉम टू नो अबाउट दैट हिस्ट्री, द मेन एविडेंसेस आर देयर टूल्स. अगर हमें कहीं के एक्सट्रैक्ट्स मिल गए, कहीं फॉसिल्स फ्यूल्स, कहीं गड़ी हुई दबी हुई चीज मिली किसी एनिमल की, किसी का स्कल मिला, किसी का पूरा स्ट्रक्चर मिला या स्केलेटन मिला, तो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं दे फाउंड अ सर्वे, उस पर रिसर्च करते हैं और ये कहते हैं कि ऐसे अर्ली मैन्स की लाइफ रही होगी. वो इस तरह से गुफाओं में रहा करते होंगे. और जैसे कि जहां पे लाइफस्टाइल, जैसे कि वो बरीड होते गए थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अंडर द अर्थ क्रस्ट, तो उनको जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तब हमें पता चलता है कि अच्छा ऐसी भी चीजें हुआ करती होंगी उस टाइम में. बहुत ज्यादा जो सिविलाइज थी या फिर जो भी एक्सट्रैक्ट्स या एविडेंसेस मिल रहे हैं, दोज आर एक्सट्रैक्ट्स एंड एविडेंसेस आर बीइंग फाउंड नियर द रिवर्स. ठीक है, तो ये पता लगाया जाता है अच्छा रिवर्स के साइड में ज्यादा मिल रहा है, तो दैट मीन्स लोग रिवर्स के पास ज्यादा रहा करते थे. ठीक है, तो इस तरह से जो एस्ट्रोलॉजर्स भी होते हैं वो लोग क्या करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो लोग बस एविडेंसेस के बेस पर उसका लगाते हैं पता और एस्टिमेट लगाते हैं कि इस तरह से वहां की लाइफस्टाइल रहा करती होगी. क्योंकि ऐसा कोई प्रूफ, एविडेंस, ऑथेंटिक कुछ लिखा हुआ या किसी के द्वारा लिखा हो गया ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है. जो चीजें अवेलेबल है कि अगर गुफाएं बनी है, ठीक है, और गुफाओं में किसी ने मतलब कि अर्ली मैन्स ने कुछ स्ट्रक्चर्स बना लिए. ठीक है, हंटिंग करते हुए, किसी का शिकार करते हुए ग्रुप में 3-4 लोगों का स्ट्रक्चर बनाया, तो लोग ये एस्टिमेट लगाते हैं अच्छा ग्रुप में लोग मिलके शिकार करते होंगे.
तो ये जो आर्कियोलॉजिकल्स होते हैं वो ये एस्टिमेट लगाते हैं। इस तरह से बहुत सारे एविडेंसेस पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे मिलते रहते हैं और उस बेसिस पे वो एस्टिमेट ये लगाया जा सकता है। एकदम ऑथेंटिक कहना इस चीज के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि उस समय के इंसान के अंदर इतनी माइंड इतना डेवलप नहीं था कि हर एक चीज का वो रिकॉर्ड कर सके। वो हमारे सभ्यता का पहला स्टेज था जहां से हमारे धीरे 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 हमारी सभ्यता का की तरफ हम लोग आगे बढ़ते गए। ओके, and slowly and steadily we have came in towards the 21st century, because in this 21st century the humans are having mind, brains, where it is inventing new and new things daily. So how these things are happening? Because of the prehistorical time, how slowly and steadily the man has grown up. Okay, so and then comes the history. History means the past which is having evidences, which is having proof, जिसके बेसिस पे हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध है। हम ये कह सकते हैं कि अच्छा वैदिक काल में ऐसा हुआ करता था कि गुरु शिष्य इस तरह के रिलेशंस में रहा करते थे। वहां पे जो शिष्य थे वो अपने घर को त्याग कर, अपने मम्मी पापा पेरेंट्स को त्याग कर वो वनों में जाते थे, ऋषि मुनि के साथ वहां पर उनके साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। जब उनकी शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तो वो आके फिर से अपनी फैमिली में रहने लगते थे और अपने ज्ञान अर्जन जो वहां पे उन्होंने किया उसका आगे वो इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो ये सारे साक्ष्य में कैसे मिलते हैं? जब हम वहां वेदों को, पुराणों को, उपनिषदों को उनके बारे में पढ़ते हैं कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ रहा होगा। ठीक है, तो जिसके बारे में हमारे पास एविडेंस है, प्रूफ है किसी भी तरह का हो, तो उसको हम कह सकते हैं हिस्ट्री। लेट्स रीड द डेफिनेशन ऑफ इट। हिस्ट्री इज अ रिकॉर्डेड अकाउंट। रिकॉर्डेड अकाउंट्स मींस व्हाट? द अकाउंट्स व्हिच हैव बीन रिटन, वंस रिटन वो रिकॉर्ड हो गया और वो आने वाले फ्यूचर में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स मतलब ऐसी चीजें जो हुई हो, जो पहले, ऐसी चीजें जो पहले हो चुकी हो। ऑफ पीपल एंड प्लेसेस ऑफ फ्रॉम द पास्ट, या तो लोग हो या तो प्लेसेस हो, किसके बारे में हो? पास्ट। इज अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स वन आफ्टर द अनदर। जैसे कि अगर हम लोग जनवरी फरवरी या 1 to 3 की बात करते हैं, संडे मंडे की बात करते हैं, वीक्स ऑफ द डे बोल रहे हैं, तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पूरा एक सीक्वेंस में आता है। तो ये क्या है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है कि पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। दैट मीन्स एवरीथिंग इज देयर इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, और उस प्रॉपर सीक्वेंस को के बारे में हमें हिस्ट्री में पता चलता है। हिस्ट्री इज अ रिकॉर्डेड अकाउंट, रिकॉर्ड किया हुआ अकाउंट है, आइदर वो बुक्स के फॉर्म में, उपनिषद के फॉर्म में, व्हाटएवर इट इज, ऑफ इवेंट्स जो भी वहां पे अगर लड़ाइयां हुई हैं या किसी ने अपने बारे में कुछ बनवा रखा है या कह रखा है, उसके बारे में, अपनी वीर गाथा के बारे में कुछ कह रखा है, पीपल्स के बारे में, लोगों के बारे में, वो पुराने पास्ट के बारे में होता है और वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। और हेरोडोटस थे जिनको हम फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। इन्होंने सबसे पहले हिस्ट्री को समराइज किया था और एक प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कहा था अपने बुक्स स्टोरीज में। ठीक है, so that's why this person is known as the father of history, because he was the first person who have studied about the history, arranged in a proper manner and presented it to the world. And later on, so many peoples were there who were involved in this very occupation, whose main occupation is to extract it, to find about what has happened in the history, how we have came today, how our modern life has came today. And from that old early man who does not know anything, who does not know about how to eat, how to drink, how to sit, how to talk, everything, he didn't have any idea. And today we are grown up into a civilized, growing society. So how this change has been taken place, how this gap has been taken place, what are the evidences, what is the bridge between the early man and the modern man today. This bridge is being covered by the history, and we one by one we will be proceeding further, step by step. We will be studying also in a chronological order only, to know from
the prehistory time to the modern history. Now let's study what is the need and importance of history. Okay, we have already came to know about how this history have been evaluated, has came into existence. Now, what is the need and importance of this history? History was written, if we read about the history, so we have some kinds of evidences and proofs are there. अगर जैसे कि हम पुरानी की बात करें, पुराने जमाने में तो जो राजा महाराजाओं का जो लाइफस्टाइल होता था, वो किस तरह से ड्रेसअप होते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या कल्चर, क्या ट्रेडिशन वो फॉलो करते थे, किस तरह से क्वाइंस फॉलो रखते थे, ठीक है, उनके यहाँ पे क्या मैरिजेस का क्या सिस्टम्स हुआ करता था, वो पूजा पाठ किस तरह से किया करते थे, वो खाना किस बर्तन में खाया करते थे, पानी पीने का क्या, पानी के सेवन के लिए क्या चीजें होती थी, या किस किस तरह की, मतलब पूरा उनका XYZ पूरा हिस्ट्री में जाके उनके बिल्कुल तह तक उसको जानने की हम लोग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसके बारे में हमको ये पढ़ता या तो रिटन प्रूफ होता है, ठीक है, या फिर हमें जो वहां पे एक्सट्रैक्ट मिलते हैं, खुदाई की जाती है, जो हमारे आर्कियोलॉजिकल होते हैं वो खुदाई करते हैं, और जैसे हमें कुछ पता चला कि किसी कहीं की पेंटिंग मिली, ठीक है, कहीं के बर्तन गड़े हुए मिले, या फिर किसी का स्टोन टाइप का मिला, किसी राजे का सिंहासन मिला, कोई ज्वेलरी मिल गई, तो पता लगाते कि अच्छा ये इतना पुराना है, तो वहां के लोग इस तरह के लाइफस्टाइल रखा करते होंगे, इस तरह के ऑर्नामेंट्स पहना करते होंगे, इस तरह के ट्रेडिशंस वो लोग रखते होंगे, तो ये सारी चीजें हमें वहां के बारे में पता चल जाती हैं। लेकिन अब व्हाट इज द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री? अगर वो लोग ऐसा किया करते थे बहुत अच्छी बात है, भी हो गई बात, वो गए, मर गए, जमीन के अंदर भी गड़ गए, और इतने हजारों वर्षों के बाद व्हाट इज द नीड दैट हम सब उसको पढ़ाई करें, है ना, या फिर उसको पढ़ने की क्या जरूरत है, वो तो दोबारा आएगा नहीं कि भी उनको फिर वो जो अकबर और जहांगीर दोबारा जन्म लेने वाले, इस टाइप का तो होना नहीं है, तो हम लोग क्यों आगे उनके बारे में पढ़ें? There is a very nice line someone has said that history never say goodbye, it always says see you again, ठीक है, तो हिस्ट्री जो कभी गुड बाय नहीं कहती, वो बोलती है सी यू अगेन। कभी हम लोग बोलते हैं ना कि ऐसा जैसे कोरोना वायरस फैला हुआ है, ठीक है, तो ये क्या है, कई बार आता है ना कि हमेशा 100 वर्षों के बाद हिस्ट्री रिपीट होती है, इसी तरह से कोई ना कोई महामारी आती है और उससे बहुत ज्यादा दुनिया को जान और प्राण गंवाने पड़ते हैं, इस तरह के नुकसान होते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। कहा जाता है कि नहीं कि ऐसे 100 साल के बाद हमेशा इस तरह की तबाही आ रही है या कुछ भी है, तो हाउ इट इज हैपनिंग, तो हमें हिस्ट्री जानना जरूरी है। ऐसा ही नहीं क्योंकि हमारा एक सब्जेक्ट है, अपार्ट फ्रॉम हिस्ट्री हमें बहुत बहुत कुछ सिखा की जाती है। हम हिस्ट्री से क्या सीखते हैं, अपने मिस्टेक से क्या सीखते हैं, कि हम आने वाले भविष्य में, आने वाले फ्यूचर में वो सारी गलतियां हम ना करें जो हमारे पूर्वज या हमारे हिस्टोरियंस ऐसा कर गए हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जब हम जिसके बारे में हम जब जानते हैं तो हम उससे आने वाले फ्यूचर के बारे में सबक लेते हैं, शिक्षा मिलती है हमें कि हमें वो गलती दोबारा रिपीट नहीं करनी चाहिए। सो लेट्स स्टडी एंड नो more and more about history and why do we study about history, okay? Like it's to know about past. If we want कि हमें ये पता हो कि भाई फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा, ठीक है, प्रेजेंट में वी आर ऑलरेडी देयर, टू नो अबाउट द पास्ट। अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं देन वी कम टू नो अबाउट द पास्ट, व्हाट वाज देयर, पहले के लोग किस तरह से खान पीन था, उनकी लाइफस्टाइल क्या थी, व्हाट वाज द कल्चर व्हिच दे यूज्ड टू फॉलो, व्हाट वाज देयर ट्रेडिशन, ओके, सो व्हाट वाज देयर फैमिली सिस्टम, हाउ द किंग्स यूज्ड टू रूल द अदर पर्संस, अदर पीपल, राजा और प्रजा का सिस्टम क्या था, किस तरह से लोग वास करते थे, या फिर डेमोक्रेसी थी, क्या था, मतलब ईच एंड एवरीथिंग वी कम टू नो अबाउट इट थ्रू if we going to study about our past, okay? Next is to help us, history helps to know about our own past, ठीक है, हमारे पूर्वज क्या करते थे, हम लोग की कैसी सभ्यता जन्मी है, किस किस तरह से हम लोग को अलग अलग हर्डल से गुजरना पड़ा, because it is not so easy for any person to survive, isn't it?
हम लोग थ्योरीज भी आप लोग साइंस में पढ़ते हैं कि एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही होता है, जो भी स्पीशीज जो सबसे बेस्ट होती है, only that species is going to survive. In the history also we study about so many kings, so many rulers are there who are just fighting for their throne, for their kingdom. ठीक है, उसमें एक पुत्र ही अपने पिता का हत्या कर देते हैं, किस लिए? कि उन्हें सिंहासन की प्राप्ति चाहिए होती है। तो अगर इस तरह के हमें केसेस पढ़ने को मिलते हैं हिस्ट्री में, या फिर हम किसी महान राजा के बारे में पढ़ते हैं कि उनका इतना यश प्रताप और गौरव फैला हुआ था कि पूरे वर्ष हिंदुस्तान में उन्होंने कई वर्षों तक राज किया, तो कैसे था? व्हाट वर द क्वालिटीज इनहेरिटेड इन दैट किंग so that he has was a ruler of the whole country. Okay, so what are the mistakes which were done? So if we are studying about history, we are going to know about our own past, about India, how India has evaluated, how India has came into existence. Okay, how so many traders, so many travelers has came to India for the commercial purpose, in the search of trade and commerce. They have came to India. Britishers has came, Dutch, Portugal, so many different travelers have came. They have exploited India, taken all the grains and all the money which we means our ancestors, our kings were having, and again they have left India. Okay, so how these things were happened? हमें अपने भारत के बारे में पूरा इतिहास पता चलता है कि किस किस तरह से कितने आक्रमणकारी इन्होंने भारत पर हमला किया, उनकी क्या रणनीतियां थी, क्या कूटनीतियां थी, उन्होंने किस तरह से अपने जो हमारे उस टाइम के राजा महाराजा थे बहला फुसलाकर अपनी बातों में फंसा दिया, थोड़े से पैसे का लालच देकर हर जगह कोई ना कोई गिद्दार इंसान मिल जाता था, उनको लालच देकर उनके सारे लोगों को अपने वश में कर लिया। एंड वी वर द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स फॉर more than 200 years. Okay, so how these things has came into existence? हमें ये भी पता चलता है कि कुछ ऐसे बहुत ही प्रतापी राजा थे जिसका पूरे वर्ल्ड में भी नाम होता है। ठीक है, कि बहुत अच्छा उनकी आर्मी का सिस्टम बहुत ही अच्छा था, उन्होंने कभी भी कोई युद्ध नहीं जीता। तो इन सारे लोगों के बारे में हमें कैसे पता चलता है? जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें अपने इंडिया के बारे में, हमारे इंडिया का क्या पास्ट था, किस तरह से उसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, लोग बिल्कुल आगे आंखें टिकाए हुए बैठते थे कि किस तरह से हमें इंडिया को जाने का रास्ता पता चले कि हम इंडिया जैसी कंट्री पर जा सकें और ज्यादा से ज्यादा वहां पर ट्रेड और कॉमर्स कर सकें, और फिर वहां से हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। फिर किस तरह से वो सोने से चिड़िया से बिल्कुल कंगाल चिड़िया सी बन के रह गया कॉलोनियल राज में। तो ये सारी चीजों के बारे में हमें हिस्ट्री से ही पता चलता है। ठीक है, तो अंडरस्टैंड अदर कल्चर्स, अगर हम अपने कल्चर के बारे में पता चलता है, लेकिन जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमें दूसरे के कल्चर के बारे में भी पता चलता है। कैसे? जब हम ये कहते हैं कि ब्रिटिशर्स हैज केम टू इंडिया, डच हैज केम टू इंडिया, पोर्टुगीज हैज केम टू इंडिया, तो जब वो कोई भी पर्सन हमारे यहाँ आता है तो हमारे यहाँ की जो चीजें लेके आता है, इन रिटर्न दे ऑल्सो लीव समथिंग विच इज देयर कल्चर, दे ऑल्सो लीव देयर कल्चर इन इंडिया। ठीक है, जब आर्यंस आए यहाँ पर तो अर्लियर द इंडियंस वो व्हाट देयर, वहां पे जो हम लोग सिले हुए कपड़े पहनते हैं ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं था। ठीक है, प्योर क्लोथ जो है वो पहना करते थे, लेकिन जब बाहर के लोग हमारे इंडिया में आने लगे तो वहां पे सिलाई का सिस्टम पनपा। ठीक है, तो स्टिच क्लोथ का सिस्टम इंडिया में भी आने लगा। ठीक है, तो ये जो पोटैटोज है, टी है, ये सब हमारे फॉरेनर्स की ही देन है। जब पोर्टुगीज आए थे तब वहां पे वो अपने साथ पोटैटो की खेती लेके आए थे, तब पोटैटो हमारे इंडिया में भी ग्रेन ग्रो अप करने लगा। ब्रिटिशर्स ने की बागवानी स्टार्ट की थी, और टी जो है, पोटैटो जो है, ये सब आजकल इंडियन कुजीन चाय नाश्ते का एक इम्पोर्टेंट, कोई भी आता है तो चाय नाश्ता इज मेन इज चाय। ओके, सो हाउ, मतलब एक इम्पोर्टेंट मील, इम्पोर्टेंट एक कह सकते हैं ना, इम्पोर्टेंट जैसे पानी की इम्पोर्टेंस होती है उस तरह से वो बनता जा रहा है। कैसे बनता जा रहा है? ये सब उनका कल्चर है जो हमारे यहाँ पे अडेप्ट कर लिया गया। ठीक है, इसके बारे में जब हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो फॉरेन की हिस्ट्रीज के भी बारे में पता चलती है कि उनकी हिस्ट्रीज क्या थी, उनके यहाँ पे किस तरह से
कॉलोनाइजेशन का हम लोग रशियन रेवोल्यूशन भी पढ़ते हैं, डच रेवोल्यूशन भी पढ़ते हैं. तो हाउ इज दिस हैपनिंग? Slowly and slowly, we will be studying about in history also Russian Revolution, Renaissance, and so many other things were there which were prevailing in the other country also. Because not only India, so many other countries were also there who were the under the colonial rule. And what are the strategies and what are the things which they have implemented so that they can be free from this colonial rules? So, if we study about history, then apart from India, apart from Indian culture, apart from our past, we also come to know about the culture and tradition of other countries also, their past, their custom, their traditions also. Okay? History is like a laboratory. जैसे हम लोग लैब में जाते हैं तो पूरा टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, नई नई चीजों का आविष्कार होता है, उसके बारे में पूरा बाइफर्केशन हो जाता है, एक आइटम्स को भी कई पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं. ठीक है. सो हाउ दिस इज हैपनिंग? इट makes us wise. How? अगर हम लैब की बात करते हैं, लेबोरेटरी कहने का मतलब इसमें ये है कि अगर हम स्मार्टली काम करने लगते हैं. हाउ? हम देखते हैं कि राजाओं के बीच में there is a fight between two of the kings. Why? Because they want to expand their kingdom. Okay, one ruler want to rule the other king. What is happening? Because of the greedy nature. ठीक है, लालच है, बस एक सबको हर जगह से खुद को पे छा जाने का एक जुनून सा सवार है कि बस आक्रमण करे जा रहे हैं, युद्ध पे युद्ध किए जा रहे हैं, उसका रिजल्ट कुछ नहीं होता है. We have read about अशोका also. अशोका जो बहुत बड़ा किंग भी माना जाता है, द ग्रेट अशोका कहा जाता है, अशोका द ग्रेट. Why? It was such a wise, such a great, brave leader, such a big king he was, and very huge army also he was having. But ultimately, at the last battle of Kaling, he decided that he won't be fighting any more wars now. ठीक है, वो बिल्कुल कह लेता है कि इतना ज्यादा वहां पे खून खराबा, ब्लड शेड देखता है कि ये सब कुछ का कारण कौन है? अशोका. वो सोचता है कि अगर ये सब युद्ध मैंने नहीं किया होता तो ये सारे खून खराबा, इतने बेगुनाह लोगों की जान नहीं गई होती. कितने घर अनाथ हो गए, कितने छोटे छोटे बच्चों ने अपने फादर को खो दिया, कितनी सुहागने विधवा हो गए, कितने माओ ने अपने पुत्र को गवा दिया. उसका सबका जिम्मेदार कौन हूँ? मैं हूँ. ऐसे ना जाने सैकड़ों अनगिनत घर परिवार का नाश करने वाला, विनाश करने वाला मैं हूँ. तो ये सब उसको बाद में सबक मिलता है और वो सोचता है कि अब मैं बिल्कुल युद्ध नहीं करूंगा और सारा जो इतना भी उसका कैपिटल वगैरह है वो सब दे देता है. यू मस्ट हैव वॉच्ड ऑल दीज थिंग्स इन द मूवीज एंड द टीवी सीरियल्स आल्सो. ओके, सो व्हाट वाज द आउटकम? कि देयर इज नो विनर इन अ वॉर. बेशक एक किंग हारता है, एक किंग वॉर को जीत जाता है, बट अल्टीमेटली जो किंग जीतता है उसने भी बहुत कुछ है जो वॉर के जरिए खोया होता है. ठीक है, बहुत सारे लोगों की निर्मम हत्या होती है, दुख भरी दास्तां होती है जो एक लड़ाई लड़ने के पीछे होती है. तो अगर हम हिस्ट्री को स्मार्टली पढ़ते हैं, इफेक्टिवली पढ़ते हैं, देन वी केम टू नो अबाउट इट कि देयर इज नो विनर इन एनी वॉर. फाइन. So it acts as a laboratory. It makes us wise. It makes us to think smartly. It makes us to think widely. Yes, there is no end of human greed, and one cannot say that this is my property. I'm having my 2 times bread, so I'm efficient enough. No. If one is having 2 times bread, 1 piece of land, then that person wants 4 pieces of land, 4 times a day to eat, and things will go on increasing and increasing. It is not going to end at all. So what is this? This is the human's greedy nature which is giving us the black side of the history. Okay. So it gives us a lesson that there is no winner in any war. About the great kings. About the great kings means so many kings we are going to study about in history. They were brave, they were intelligent enough, they have their very much planning system, how they have a big, huge armies of elephants, horses, and so many soldiers were there working under them. They were
providing their daily earning and bread. So what is their administrative power? The great kings have a huge administrative powers, huge amount of army was there to serve all these people. And when we were saying about India only, there are very great leaders were there in Indian history like Ashoka, Chandragupta Maurya, and so many others were there who have their huge empires covering almost all the parts of India according to the old map, because earlier that all Pakistan and all those areas were covering into India only. Later on it was divided. So we can say about, if we read about history, we come to know about the great leaders of our Indian history, and we can always take a lesson from the good things which were prevailing in the history. What was their planning, how they used to plan out their wars and things like that. To understand change. Change is a life-going process. If once something has changed, it is not say, we cannot say that yes, it is an end. Something or other thing keeps on changing day by day. If we study about the history, so what happens? Change is necessary. Changes keeps on taking place. So if we study the history, we can see how the modernization has taken place, how the early human beings has taken place, what was the changes in the Indian society, how the living standard of the people have been changed from the early civilized person to a today's modernized world. Okay? Makes us good citizens. How history makes us good citizens? If we are going to study history in a smarter manner, if we take the positive side of the history, extract something which is good enough. Positive side of the history means if we are learning a good lesson from the history, then we are going to, it may helps us to make up a good citizen. If we have learned a lesson from the past that there is no winner in a history, it is no winner. How no winner is there? Because both of them are busy in fighting. ओके तो जब फाइटिंग में है, तो जब फाइट कर रहे हैं तो लड़ाई कौन करेगा, है ना जी। दोनों आपस में लड़ने भिड़ने में लगे हैं, लेकिन युद्ध में विजयी कोई नहीं हुआ। जो विजयी होता है उसको भी हाथ का ही मुंह देखना पड़ता है। क्यों देखना पड़ता है? क्योंकि उसकी जो अंपायर रहती है, उसके जो सिटीजन्स जिसके लिए वो शासन है, उसकी जो प्रजा है, वो भी तो कितनी दुख भरी दुख और दर्द से गुजरती है जब उनके घर परिवार का कोई किसी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो हमने लड़ाई झगड़े या फिर युद्ध जीत के भी क्या किया जब हमारी प्रजा ही असंतुष्ट है, अनसेटिस्फाइड है। सो फॉर whom we are fighting the war. Link between past and present. It is a connecting link. हम लोग ने पहले डिस्कस किया था कि कनेक्टिंग लिंक है, एक ब्रिज की तरह काम करता है कि अगर हम यहाँ पर हैं तो हम यहाँ के बारे में हम पूरी जानकारी हमें मिल जाती है। अगर हम पास्ट में हैं और ये प्रेजेंट है तो ये ब्रिज का काम करता है हिस्ट्री, क्योंकि हमने उसके बारे में स्टडी किया है। यहाँ से सबक लेके हम अपना फ्यूचर को हम प्लान कर सकते हैं। ठीक है, कि जो मिस्टेक्स हमने हिस्ट्री में की है, वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट द सेम मिस्टेक इन आवर फ्यूचर। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन वन कैन रीड फ्रॉम द हिस्ट्री। कहते हैं कि बुद्धिमान इंसान वो नहीं है जो गलतियों से सीखता है। ठीक है, बुद्धिमान इंसान वो है जो दूसरों की गलतियों से भी सबक लेकर खुद वह गलती नहीं रिपीट करता। सो वन शुड बी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट इनफ कि जो हमारे एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वजों ने जो गलती कर दी, वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट इट। ओके, कि थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो, फिर उसमें कुछ ना कुछ हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी बहुत ब्लडशेड हुआ, फर्स्ट में भी हुआ, युद्ध होते रहे, कोई हिस्ट्री का आउटकम नहीं निकलता है। तो हमें क्या करना चाहिए इन सारे हिस्ट्री के पढ़ने के लिए कि हमें एक स्मार्ट इंटेलिजेंट लेबोरेटरी में से जो रिसर्च करके ह्यूमन बीइंग निकला है वो इतना स्मार्ट इनफ हो कि हमें आने वाले फ्यूचर को बेहतर से बेहतरीन बना सके। Now we will be studying about British in history.
if we want to know the history, the most important role is played by the dates also. ठीक है, जैसे हम लोग अपने डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल नहीं भूलते, हमेशा याद रहती है, उसी तरह से अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें डेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. बट वी कैन से द ड्रॉबैक इज दैट वी कैन ओनली डिसाइड अबाउट द पीरियड कि इस दौरान ये ऐसा हुआ होगा, बट वी कैन नॉट से द एग्जैक्ट डेट. फाइन, वी कैन नॉट से द एग्जैक्ट डे ऑफ अकरिंग ऑफ any of the event. We can only say the period. It is AD or BC. You might have seen in history's book that AD and BCs are being written. What do you mean by AD and BC? Let's discuss it. AD means Anno Domini and BC means before Christ. Okay, this is one scale which has been kept to have a proper date record in order to study history properly. Fine. If we say 500 AD, मतलब वो BC से पहले आ चुका है. BC का मतलब होता है birth of Christ. Fine. इसको हमने ले लिया है, हमने मतलब कि स्टडीज करने वालों ने इसको 0 ले लिया. Fine. You might have studied about number line in mathematics. उसमें क्या होता है, ये 0 है तो इधर सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ये 0 है इसके लेफ्ट हैंड साइड सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन. फाइन. तो अगर हम ये कहते हैं कि -2 इज बिगर देन -3 एंड -3 इज बिगर देन -4, इन द सेम वे अगर हम बोलते हैं 1000 BC, फाइन, that means 500 BC पहले आया और 1000 BC 500,000. This one is bigger than this. ये अगर से देखा जाए तो 500 के बाद 1000 आता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये इससे छोटा है. In this it is bigger. उल्टा होता है, क्योंकि जैसे हम नंबर सिस्टम में होता है, नंबर लाइन में उल्टा नंबर चलता रहता है, नेगेटिव नंबर. The same process is in the date as compared as far as history is concerned. ये जो 0 है, it is treated as birth of Christ. तो जीसस क्राइस्ट थे लॉर्ड, तो उनका बर्थ ईयर मान के इसको बेस ले लिया गया एज ए 0. और जब हम आगे बढ़ते हैं, राइट हैंड साइड बढ़ते हैं, AD लिखा रहता है. अगर हम कहते हैं 500 AD मतलब आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, एनो डोमिनी. आजकल ये टर्म बहुत ही यूज होने लगा है, कॉमन एरा. ठीक है, कॉमन एरा को मतलब एनो डोमिनी जो हम डिनोट करते थे उसको हम आजकल कॉमन एरा के बारे से भी डिनोट कर देते हैं. ओके, सो इफ इन योर बुक्स इफ यू रीड अबाउट AD, BC और CE, so you need not to be get confused. CE also means the common era or the Anno Domini. This date system is just like the date system, the number line on integers. यहाँ पे है 0 बेस हो गया, इधर जितने गए तो पॉजिटिव एनो डोमिनी हो गया या फिर कॉमन एरा हो गया, जिसमें इधर बढ़ते गए तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है, और जितना हम लेफ्ट हैंड साइड आते गए तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है. ठीक है, तो दिस इज द बेस थ्रू विच अगर हम डिसाइड करते हैं कि कॉमन एरा में है या फिर एनो डोमिनी है या फिर बिफोर क्राइस्ट है, तो दिस नंबर लाइन डिसाइड अबाउट द हिस्ट्री. इसी से बेसिस पे हमारे हिस्टोरियंस जो है उसका एग्जैक्ट डेट निकालने की, एरा निकालने की कोशिश की है, क्योंकि दे आर ऑल्सो स्टडिंग अबाउट पास्ट. तो एग्जैक्ट डेट निकालना कि अकबर की बर्थ 15 सितंबर को हुई थी, जहांगीर की बर्थ 17 दिसंबर को हुई थी, इट इज नॉट सो इजी. सो दे से कि दिस एरा वाज देयर, दैट एरा वाज देयर एंड द थिंग्स गो ऑन. ओके, so this is the baseline for it. So this is about the date. Then we are going to study about the period.
In the starting itself, I have discussed that Indian history can be divided into three parts: ancient history, medieval history, and the modern history. Modern period, we can say modern history. So, ancient history, it ended in the 7th century AD. ठीक, AD इधर एग्जाम्पल कर रहे हैं, ठीक है। 7th century AD में वो एंड हो गई थी जब हमारी डेथ ऑफ हर्षवर्धन, जब हर्षवर्धन हैज एक्सपायर्ड, डेथ हो गई, तो हम ये कहते हैं एंशिएंट पीरियड भी हमारा खत्म हो जाता है। जब एंशिएंट पीरियड खत्म होता है तब हमारा स्टार्ट होता है मेडिवल पीरियड, जिसको हम मध्यकालीन भारत भी कहते हैं। इसमें क्या है, इसका जो पीरियड है, इट इज फ्रॉम 700 टू 1750 AD. अगेन दिस नंबर लाइन फॉर this date line. Regional ruler in this period, in this medieval period, regional rulers emerged. So many rulers were there, small kings, small rulers have emerged and they have started ruling. And in this, the main part was that the Mughal dynasty has came into existence. The most, कह सकते हैं सबसे ज्यादा सक्सेसफुल, सबसे ज्यादा लीडिंग was the Mughal dynasty, right? और इसी मेडिवल पीरियड में ही हमारा जो अराइवल्स ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स भी स्टार्ट हो गया था। जो ट्रेडर्स थे, जो चाहे वो पोर्टुगीज थे, डच थे, यूरोपियन ट्रेडर्स वगैरह, इस हमारे मध्यकालीन भारत में उन्होंने आना स्टार्ट कर दिया था हमारे इंडिया में, फाइन। और मतलब ट्रेडिंग करने का इंटेंशन जो है वो धीरे धीरे स्टार्ट हो गया था। जब एंशिएंट हिस्ट्री की हम बात करते हैं, एंशिएंट पीरियड की बात करते हैं, तो उसमें कोई फॉरेनर्स का ऐसा रोल नहीं था। और हमारा जो पीरियड था वो मतलब वो हिस्ट्री में एंशिएंट पीरियड में अपना ही हमारा लोकल सिस्टम चल रहा था। मेडिवल पीरियड में बहुत ज्यादा राजा महाराजाओं ने राज करना स्टार्ट किया, खासतौर से मुगल्स वाज द लीडिंग पार्ट, और उसमें अराइवल हुआ था वेस्टर्न कंट्रीज या फिर यूरोपियन ट्रेडर्स स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया। नेक्स्ट कम अबाउट द मॉडर्न पीरियड। इसमें मॉडर्निटी आ गई थी। मॉडर्न मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन होना, अच्छे से सोसाइटी में रहने लगना। 18th सेंचुरी में इसकी बिगिनिंग मानी जाती है। सिटीज का डेवलप होना, साइंस का डेवलप होना, डिस्कवरी होना, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन में आपके बहुत ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप हो चुकी थी मॉडर्न पीरियड में, और उसमें रेल का भी इन्वेंशन हुआ। उसमें हाउसिंग सोसाइटीज जो होती हैं, अच्छे से रहने का सिस्टम हो गया। साइंस ने बहुत ज्यादा इन्वेंशन वगैरह, डिस्कवरीज वगैरह हुई थी। डेमोक्रेसी का सिस्टम आ गया था, डेमोक्रेसी लोकतंत्र जिसको हम कहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री में हम आगे पढ़ेंगे भी, जब हम धीरे धीरे हिस्ट्री के बारे में और आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो वी हैव केम टुडे अबाउट डेट ऑफ हिस्ट्री, किस तरह से वो रिप्रेजेंट करती है, कि बुक में जो ACBC CE लिखा होता है वो क्या चीज रिजेंबल करता है, और पीरियड जो है जो हमारा इंडियन हिस्ट्री का जो पीरियड है, ठीक है। We will be proceeding further in our next lecture.